चारों ओर नॉर्थ पोल की बर्फ, -15 डिग्री की ठंड, और मैं डाइव करने जा रहा हूं जबकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। $90 डिग्री नॉर्थ पोल, पृथ्वी का सबसे टॉप मोस्ट हिस्सा जो किसी एलियन वर्ल्ड से कम नहीं लगता। यह है आर्कटिक का नॉर्थ पोल। जैसे आप देख सकते हो, व्हाइट रेगिस्तान, सफेद रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। इट्स अ कंप्लीट व्हाइट आउट। यहां पर फिजिक्स के नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते। टाइम और टाइम जोन्स का कॉन्सेप्ट यहां पर कोलैप्स हो जाता है। कंपास की सुई यहां पर कंफ्यूज हो जाती है। और टेम्परेचर -40 डिग्रीज जाता है विंटर्स में। So weather is very extreme। ये जो जकड़ गया है ना, ये मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे जो फेस के मसल्स हैं वो पूरे जकड़ चुके हैं। जिस जगह की खोज में 140 लोगों का क्रू गायब हो गया था, उसी जमीन पर मैं इंडिया का तिरंगा गाड़ूंगा। बट हियर्स द ट्विस्ट, मैं यहां एक ऐसे बीस्ट में जाऊंगा जो लिटरली 2 लाख लोगों के शहर को पावर करने वाली न्यूक्लियर एनर्जी लेकर चलता है, और मैं इसके अंदर पूरे 10 दिन बिताऊंगा। पूरा जहाज हिला पूरा। इस वॉल के पीछे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। क्या है यार, धुआं क्यों आ रहा है? आइस ब्रेकर जो है वो वॉबल हो रहा है एक साइड में। डर लग रहा है भाई, कोई चट्टान वट्टान फट गया तो। अगले 30 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंसानों ने साइंस को हैक करके नॉर्थ पोल को कॉन्कर कर लिया है। कैसे एक तैरता न्यूक्लियर शहर 10 फीट मोटे बर्फ की लादियों को बटर की तरह काटकर 90 डिग्रीज नॉर्थ पोल तक पहुंचता है। हर 16 मिलियन लोगों में से सिर्फ एक इंसान नॉर्थ पोल तक पहुंच पाता है। और इसीलिए इस वीडियो में आप वो देखोगे जो सिर्फ 0.0006% लोग ही देख पाए। It will also completely change how you see human engineering, nuclear reactors, giant engines, turbines, icebreaker life. Even nuclear जहाजों के उन सीक्रेट रूम्स के अंदर क्या है जिन रूम्स में आम लोगों का जाना मना है। मुरमान सिटी, रशिया, आज मेरा बोर्डिंग पॉइंट होगा। Oh wow, my God. So guys, this is Murmansk in a nutshell. Just have a look at the view. 280,000 लोगों का ये टाउन है। अगर आप देखोगे, ये जो बे है ये बेसिकली फ्रीज नहीं होती है, और चाहे विंटर्स भी क्यों ना आ जाए, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी 0 के नीचे नहीं जाएगा। सो यहाँ से इनलेट मिल जाता है टुवर्ड्स द आर्कटिक। सो हम मुरमांस्क यहाँ पे, वहां से हम इसके बीच से निकल के हम नॉर्थ पोल के लिए जाते हैं। मगर चढ़ने से पहले एक कंपलसरी मेडिकल टेस्ट फेल हुआ तो सारे सपने टूट गए। फिटनेस की नहीं, सेफ्टी की बात है, क्योंकि यू लिटरली हैव टू क्वालिफाई टू बी एट दिस प्लेस। और अब देखना इस बीस्ट को। 50 लियथ पोबेडे, द न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। हाइट 15 मंजिले बिल्डिंग जितनी, लंबाई 1.5 फुटबॉल फील्ड जितने, वजन 50 बोइंग 747 एक जगह पर ढेर। बट हियर्स द साइको थिंग, ये जायंट सिर्फ एक पिद्दी सा माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है आर्कटिक ओशन के एक्सपांस के सामने। 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का ये जमा हुआ समुद्र हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होगा। नॉर्थ पोल के अराउंड आर्कटिक ओशन समुद्र नहीं, बल्कि 10 फीट मोटी बर्फ की कंक्रीट की तरह जमी हुई जमीन है, जिसे चीरते हुए हमें मंजिल तक पहुंचना होगा। मगर एक नॉर्मल शिप की स्टील बॉडी तो सिर्फ 15 से 20 mm ही मोटी होती है, जबकि आर्कटिक का बर्फ तो 3000 mm चौड़ा है। और वर्ष 0 डिग्री की ठंड पार करते ही ऑर्डिनरी स्टील कांच की तरह ब्रिटल बन जाता है और क्रैक कर जाता है। 1912 में टाइटैनिक भी तो ऐसे ही डूबा था। सिर्फ -2 डिग्री की ठंड और एक झटका, स्टील डेंट खाने की जगह पर कांच की तरह क्रैक कर गया, और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बस सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट के अंदर डूब गया। और इसीलिए इंसानों ने क्या किया? वेल, वी वेंट फुल ऑन साइको मोड एंड मेड समथिंग दैट एक्चुअली फाइट्स बैक। इमेजिन आज से कुछ सदियों पहले आर्कटिक और एंटार्क्टिक बस मैप्स पर सफेद अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड्स की तरह दिखाई देते थे। ना यहाँ पर कोई ट्रेड रूट्स, ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, और ना ही किसी को कुछ पता कि आर्कटिक में प्रकृति के क्या खजाने छुपे हैं। और इसीलिए रशिया ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर
ऐसे आइस ब्रेकर्स बनाना शुरू किया, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइस ब्रेकर इन ऑपरेशन है ये बीस्ट 50 लेथ पोबियडे। मगर ये थोड़ा सा एंटी कॉमन सेंस लगेगा, पर आइस ब्रेकर्स नॉर्मल शिप्स की तरह बर्फ को काटने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जैसे ये चलते हैं साइंस की मैजिक से बर्फ अपने आप ही टूट जाता है। आखिर कैसे? चलो शिप के अंदर ही बताता हूं, क्योंकि एक्सपीडिशन के लॉन्च सेरेमनी का वक्त हो गया है। ये वो सारे बच्चे हैं जो जीते हैं कंपटीशन। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आइस ब्रेकर ऑफ नॉलेज। 22 कंट्रीज में से है सारे बच्चे जो ये कंपटीशन जीत कर आए हैं। जस्ट लुक एट देयर एक्साइटमेंट। सभी लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये शिप अभी बस 2 घंटे में रवाना होने वाली है यहाँ से। इंडिया से भी एक स्टूडेंट है, वो जीता है, आयुष उसका नाम है, मैंने उससे बात किया। He was also one of our subscribers, which makes it even more fun. Ayush, you have won this competition, Icebreaker of Knowledge. How do you feel? I feel quite literally on the top of the world. And you are going to be on the top of the world very soon. Yeah. North Pole. Yeah. Kuravtakur! Давайте 10 दिन यानी 240 घंटे, ये हमारा टाइम विंडो है। इसी दौरान हमें नॉर्थ पोल को छूकर वापस आना है। कैप्टन ने हॉर्न बजाया और हम निकल पड़े। तो जैसे ही आइस ब्रेकर चल पड़ा, मुझे लगने लगा जैसे मैं एक फ्लोटिंग शहर में घूम रहा हूं। जस्ट इमेजिन 25,000 टन स्टील, 10 दिन, नो इंटरनेट कनेक्शन, नो फोन सिग्नल। ये पूरा डिजिटल डिटॉक्स है क्योंकि यहाँ पे फोन तो चलता है नहीं, नेटवर्क नहीं आता। यू कैन यूज द फोन बट नेटवर्क नहीं है। मगर आयरनी यह है कि फिर भी लाइफ में पहली बार मुझे कंप्लीटली आजाद फील हो रहा था, क्योंकि इन 10 दिनों के लिए मैं एकदम नेचर की गोद में रहूंगा, प्लस एक पूरा शहर मेरे साथ है। 3 AM basketball allowed, And that's a goal. 4 AM roof access allowed, 5 AM snacks serving। यहां पर 24/7 नो रिस्ट्रिक्शंस और सारे अम्यूनिटीज, जिम, सोना, गोरमेट रेस्टोरेंट्स, अलग अलग व्यूइंग डेक्स, लाइब्रेरी एटसेट्रा। इवेंट हॉल में हर पल कोई ना कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी चालू रहती। यार 22 देशों से टॉप एक्सपर्ट्स की इंटरेस्टिंग कहानियां और पर्सपेक्टिव्स दिमाग को एकदम खोल देते हैं। जस्ट इमेजिन आप बैठकर चिल आउट कर रहे हो एक स्पेस कॉस्मोनॉट के साथ, रॉसकोस्मोस के कॉस्मोनॉट आंद्रे बैप्किन। कुछ ऐसा था आइस ब्रेकर ऑफ नॉलेज में हमारा एक एवरेज डे। सो गाइस, अंदर आना, ये हमारा कैबिन है, ये हमारा घर रहेगा नेक्स्ट 10 डेज के लिए। सो जैसे आप देख सकते हो, काफी होमली फील है। ये सब कुछ वुडन फर्नीचर है, सब कुछ बहुत ही होमली लग रहा है। ये ऑफिस टेबल जैसा टेबल है, मस्त एकदम बॉस टेबल, यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। ये है बेड नंबर 1, यहाँ पे आपके सारे सामान हो गए, कॉफी मेकर हो गया, और ये है टीवी। सो ये ऑलमोस्ट एक मिनी स्वीट जैसा है। ये है बेड, ये बाथटब, and this is going to be our room for the next 10-12 days. So let's see how it goes. So मेरे फ्लोर में काफी सारे हैपनिंग चीजें हैं। ये है विक्ट्री बार। So this is a great place to relax and talk and chat and plan things ahead. और यहाँ का व्यू भी बहुत ही अमेजिंग है। ये है वो लाइब्रेरी जिसकी बात मैं कर रहा था। अभी फिलहाल यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। So बच्चे लोग कुछ कोडिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं। This is for Roscosmos, जो रशिया की स्पेस एजेंसी है। Just look at the vibe. Like चारों तरफ क्रिएटिव लोग भरे हुए हैं और एकदम चिल्ड सा, रिलैक्स सा माहौल है। तीसरे दिन की यह घटना है। अचानक से धड़ाम करके आवाज आई, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। सो गाइस, हम डिनर कर रहे थे और शिप अचानक से हिलने लग गई। सिर्फ देखो, अभी भी आपको फील हो रहा है। फिर बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ मैसिव ग्लेशियर्स आए हैं, तो हम उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। चलो देखते हैं। वो पूरा जहाज हिला पूरा। माय गॉड, जस्ट लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। कितने मोटे मोटे लेयर्स है, लिटरली प्लूटो जैसा लग रहा है। वाओ, सरियल, राइट? यार मोटे बर्फ के लेयर्स को अपनी आंखों के सामने कटते हुए देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हमारा जहाज एक बर्फ के मोटे ग्लेशियर से टकराने वाला है। जैसे आप देख सकते हो, ये लिटरली आइस के ग्लेशियर के ऊपर चढ़ रहा है, उसे क्रैक कर रहा है, उसे 2 भागों में, और अपना रास्ता खुद बना रहा है। यह है एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर।
ये होता है when an immovable object meets an unstoppable force. अगर कोई और जहाज होता तो कब का हार मान चुका होता. सो ये आइस ब्रेकर्स इतने आसानी से बर्फ को कैसे क्रश कर पाते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है? वेल, नॉर्मल शिप्स का बो वी शेप का होता है, पानी को काटते हुए लीस्ट रेजिस्टेंस से आगे बढ़ने के लिए. बट आइस ब्रेकर्स का बो स्पून शेप का बनाया जाता है. ये देखना 30 डिग्री एंगल, जिससे ये लिटरली बर्फ की लादियों के ऊपर एक स्की बोर्ड की तरह चढ़ जाता है और ग्रेविटी को हथियार बनाकर उसे अपने 25,000 टन वजन से चकनाचूर करता है. बेसिकली इसका चम्मच जैसा डिजाइन बन जाता है हथौड़ा और फिजिक्स जीत जाता है ओवर 10 फीट कॉन्क्रीट लाइक आइस. अच्छा, आर्कटिक की बर्फ दूसरे मौके नहीं देती और इसीलिए आइस ब्रेकर्स के एक नहीं बल्कि 2 हल्स यानी कि बॉडीज होते हैं. एक आउटर हल जो 48 mm रीइंफोर्स स्टील का बना होता है, यानी कि नॉर्मल शिप से 3 गुना ज्यादा मोटा, और दूसरा इनर हल जो 20 से 25 mm जाड़ा होता है. इन दोनों हल्स के बीच में एक पानी से भरा टैंक होता है. सो बेसिकली अगर किसी क्रैश से बाहर की बॉडी डैमेज भी हो जाए तो भी कुछ नहीं होगा. अच्छा, बर्फ पर चढ़ते हुए ये पानी का फवारा नीचे से निकलते हुए दिख रहा है. वाओ! वेल, 50 लियथ पोबेरे जैसे जायंट्स के बेस में टाइनी होल्स बनाए गए हैं जहां से प्रेशराइज्ड वाटर रिलीज होता है ताकि आइस शीट्स और इसके बॉडी के बीच में फ्रिक्शन मिनिमाइज हो सके. सो हम लिटरली स्पीड और सेफ्टी बढ़ाने के लिए आर्कटिक में मून वॉक करते हुए जा रहे हैं. जस्ट टेक अ लुक एट दिस. ये सबसे ऊंचे एरिया में है जहां तक पैसेंजर्स को जाना अलाउड है. इसके बाद सिर्फ एक ही डेक और है, जैसे आप देख सकते हो. सो यहां पर आपका इंजन है, यहां पे आपके टरबाइन्स है सेंटर में, और यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर है. सो ये तीनों ही चीजें, तीनों हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप डेक से पूरी लोअर डेक तक एक्सटेंड होती है और सभी फैसिलिटीज, एमिनिटीज इनके अराउंड ही बनाई गई है. इसीलिए इट इज द हार्ट ऑफ द आइस ब्रेकर. अब चलो आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाता हूं जहां पर आम विजिटर्स का एंटर करना मना है. सीधे इस आइस ब्रेकर के न्यूक्लियर दिल में हेड इंजीनियर, जो पूरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के बॉस है, हमें स्टेप बाय स्टेप इस सिस्टम के अंदर लेकर गए. हर जगह मेरे सामने सिर्फ एक चीज थी, मशीन्स का जंगल, और तापमान काफी गर्म था. सो गाइस, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है. इस वॉल के पीछे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है. ऑब्वियसली वहां पे हम जा नहीं सकते बिकॉज़ रेडिएशन लेवल बहुत हाई होगा. बट ये ऊपर जो बड़ा सा पाइप लगता है, ये स्टीम है जिससे टरबाइन को हिलाया जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा. एंड दिस रूम इज वेरी हॉट, वेरी हॉट. सेंट्रल कंपार्टमेंट. सो गाइस, उसी कमरे से थोड़ा सा आगे हम आए, हल्के से लाइक 10 स्टेप एग्जैक्टली इस पॉइंट के नीचे 5 मीटर नीचे डायगोनली न्यूक्लियर रिएक्टर्स है. सो वी आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन दिस फ्लोटिंग न्यूक्लियर सिटी. और ये देखना द $1 मिलियन आइकॉनिक व्यू. बस एक फ्रेम में आपको इस जहाज का पूरा दिल दिख जाता है, मानो जैसे एक जायंट की ओपन हार्ट सर्जरी चल रही हो. मगर इतने मशीन्स देखकर डर बिल्कुल भी मत जाना. आपको एकदम आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा कि ये सब मिलकर कैसे इस मैसिव बीस्ट को पावर करते हैं. सो सबसे पहले तो भूलो मत, ये पूरा हिस्सा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है. यस, मेरे पैरों के नीचे 3 ट्रिलियन एटम्स हर सेकेंड स्प्लिट हो रहे हैं. वो सेम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो दुनिया के 440 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है. बस सिर्फ एक डिफरेंस है, ये वाला मूव करता है. एक एवरेज न्यूक्लियर पावर प्लांट का साइज 400 से 500 एकड़ यानी 250 प्लस फुटबॉल फील्ड जितना होता है. मगर इस आइस ब्रेकर में इस पूरे पावर स्टेशन को बस सिर्फ आधे फुटबॉल फील्ड जितनी जगह में कंप्रेस कर दिया है, यानी कि 99.8% रिडक्शन. जैसे एक बड़े से बिल्डिंग को एक सूटकेस में फिट कर देना हो. और फिर भी ये छोटा सा कोर 171 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एक फुल साइज प्लांट का 1/6 इंजीनियरिंग का प्योर मिरेकल. बट आखिर ये कर कैसे पाता है, कैसे पॉसिबल है? देखो, एक एवरेज न्यूक्लियर पावर प्लांट में 10 से 15 बिल्डिंग जरूर होते हैं, मगर एक्चुअली में सिर्फ 3 ही फंडामेंटली इंपॉर्टेंट होते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्डिंग, टर्बाइन जनरेटर बिल्डिंग फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और एक कूलिंग टावर. बाकी सब एडमिन और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे एक्स्ट्रास के लिए होता है. मगर आइस ब्रेकर्स में तो तीसरे यूनिट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कूलिंग टावर तो लिटरली आर्कटिक का बर्फीला पानी है. अगर आपने टिपिकल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखे होंगे तो उसमें 3 बिल्डिंग्स होती है. यहाँ पे वो तीनों स्ट्रक्चर को
एक ही कंपार्टमेंट के अंदर एक ही प्लेन पे ला दिया गया है, इसीलिए ये एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर सिटी की तरह है। फिर एक और सिंपल सा हैक और साइज 10 गुना कम। शहर के रिएक्टर्स 3 से 5% तक एनरिच्ड यूरेनियम यूज करते हैं, मगर आइस ब्रेकर में 20 से 50% तक एनरिच्ड यूरेनियम यूज होता है, जो छोटे कोर में भी ज्यादा पावर पैक कर देता है। बस सिर्फ एक बड़ा खतरा बढ़ जाता है, रिएक्टर मेल्ट डाउन का। बताता हूं क्यों। शिप के डिजाइन को जरा गौर से देखना, कैसे ये 3 इंपॉर्टेंट मशीन्स ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में स्टेप बाय स्टेप अलाइंड है। सो ये शिप के अंदर के इंजीनियरिंग का एक डायग्राम है। ये रिएक्टर है, ये है टर्बाइंस, और ये है इसके इंजन्स, 3 इंजन्स एक सेम ही सिमिलर से प्लेन में है। ये 3 एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ब्रिलियंस है, सब इंटरकनेक्टेड है। कहानी शुरू होती है इसके पहले मेन कैरेक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर से। चलो जूम करते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के बीच में होता है इसका न्यूक्लियर कोर, जहां पर 20 से 50% एनरिच्ड यूरेनियम 235 के पतले रॉड्स होते हैं और बाकी का यूरेनियम 238। यूरेनियम 235 को इंस्टेंट रिलीज एनर्जी समझो और 238 को स्लो रिलीज एनर्जी। रिएक्टर के कोर में ये दोनों रॉड्स सराउंडेड होते हैं एक मीडियम में। गौर से समझना, ये मीडियम ही हमारी जान बचाएगा। ये बेसिकली प्रेशराइज्ड पानी है, वाटर। कुछ न्यूट्रॉन्स को फिर स्लोली अंदर शूट किया जाता है कोर में, जो मिलकर यूरेनियम एटम्स को अनस्टेबल बना देते हैं और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन यानी समझो आपने एक स्ट्राइकर से कैरम बोर्ड पर गोटियों को मारा, तो सारी गोटियां देखना कैसे बिखर गई। ऐसी ही हालत यूरेनियम, जो कि एक हैवी एटम है, का होता है। वो लिटरली टूटकर छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाता है और उसके न्यूक्लियस में जो बाइंडिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी जिसने उसके स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखा था, वो रिलीज हो जाता है। यही है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे आइंस्टाइन ने एक सिंपल से इक्वेशन E=mc² में बयां किया था कि मास इज नथिंग बट स्टोर्ड एनर्जी। बट हर फिशन रिएक्शन साथ में 2 से 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स और 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी भी रिलीज करता है, जो कि कितनी एनर्जी है पता है? एक कोल के एटम को जलाकर जितनी एनर्जी निकलती है ना, उससे 5 करोड़ गुना ज्यादा। अब इमेजिन 300 ट्रिलियन रिएक्शंस बस 1 सेकंड में होते हैं एक रिएक्टर के अंदर, जो हर दिन एक श्रीनगर या इलाहाबाद जैसे पूरे शहर को पावर करने की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और जितना डेंस कोर होगा, उतना ज्यादा रिस्क रिएक्टर मेल्ट डाउन का। सो इस चेन रिएक्शन को कंटेन और कंट्रोल कैसे किया जाए? I mean 500 किलो यूरेनियम तो अंदर है ही और न्यूट्रॉन्स तो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। वेल, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के रिलीज को ही कंट्रोल करना सबसे की ऑपरेशन होता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर का, जिसके लिए ये कंट्रोल रॉड्स होते हैं, जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स जैसे बोरॉन या हैफनियम के बने होते हैं। ये जरूरत पड़ने पर आधे सेकंड में ही डिप्लॉय हो जाते हैं। प्लस ये जो हाईली प्रेशराइज्ड वाटर है ना, वो भी न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है। और ओवरऑल रिएक्टर का स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि स्लो एनर्जी रिलीजिंग यूरेनियम 238 और फास्ट 235 सैंडविच्ड होते हैं। ऐसे कई सारे मैकेनिज्म्स न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करते हैं और रिएक्टर्स में हमें रिएक्शन टाइम देते हैं हमारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर ये इतनी सारी एक पूरे शहर को पावर करने वाली एनर्जी आखिर जाती कहां पर है? वेल, ब्यूटी देखना, हम साइंस की मदद से ही इस एनर्जी को अपने इशारों पर नचाते हैं। याद है ना, वाटर प्रेशराइज्ड है और इसीलिए ये 300 डिग्रीज में भी लिक्विड स्टेट में होता है। अब यही प्रेशराइज्ड वाटर अपनी पूरी 300 डिग्री की हीट एनर्जी एक दूसरे लूप ऑफ वाटर को सुपर हीट करने में लगा देता है, जिससे स्टीम बनेगा। और यही स्टीम फिर आप देख सकते हो इन पाइप्स के जरिए जाता है हमारी कहानी के दूसरे कैरेक्टर के पास, टर्बाइन जेनरेटर्स। यहां पर सुपर हॉट स्टीम अपनी एनर्जी से टर्बाइन ब्लेड्स को मूव करते हैं, जिससे इनके साथ जुड़े जनरेटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मैसिव अमाउंट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो अभी यहाँ पे आप जो ये 2 ब्लैक बड़े ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो, ये टर्बाइंस है, 2 टर्बाइंस है। यहाँ से स्टीम आ रहा है आपका, ऐसे काफी सारे पाइप्स है, यहाँ से स्टीम आ रहा है। वो स्टीम पावर कर रहा है इन टर्बाइंस को, मैसिव टर्बाइंस को। ये मैसिव टर्बाइंस एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं फॉर द इंजन्स, जो कि लेफ्ट साइड में है, जैसे आप देख सकते हो। सो अब ये इलेक्ट्रिसिटी यूज कहां पर होती है? हमारे तीसरे मेन कैरेक्टर द्वारा इसके 3 बड़े इलेक्ट्रिक मोटर्स या कह लो इंजन्स को पावर करने में, जो आइस ब्रेकर के जायंट प्रोपेलर्स को एक्चुअल में थ्रस्ट देते हैं और आइस ब्रेकर आइस को कुचलते हुए आगे बढ़ता है।
उस रूम में इतना ज्यादा शोर था कि बिना ईयर मफ्स के ज्यादा समय तक काम भी नहीं कर सकते। एक्सट्रीम नॉइज, जैसे कोई रॉक कॉन्सर्ट चल रहा हो। इसके सिर्फ एक मोटर की ताकत 25,000 हॉर्स पावर है, यानी कि 40 प्लस फरारीज जितनी। अब एक बार इस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को देखना, कैसे 4 बार एनर्जी कन्वर्ट होती है और थर्मल ग्रेडियंट नेचुरली हॉट से कोल्ड होता है। नो पंप्स नीडेड एट ऑल। ग्रेविटी और थर्मोडायनामिक्स अपना काम कर रहे हैं टू स्काई रॉकेट एफिशिएंसी। अब आपने इस जहाज का दिल देख लिया, अब चलो इसका दिमाग देखते हैं। द कैप्टन्स ब्रिज, जहां से इस पूरे आइस ब्रेकर को कंट्रोल किया जाता है। सो गाइज, अभी हम हैं सेलर के कॉकपिट में और ये देखना कितना वाइड रूम है ये, वहां तक 25 मीटर वाइड कॉकपिट, 360 डिग्री पैनोरामिक ग्लास व्यू, जैसे स्पेसशिप का कंट्रोल रूम हो। तो ये 3 चीजें आपको दिख रही है। ये इंजन्स है, 3 इंजन्स है, 2 इंजन्स थ्रस्ट के लिए, 1 इंजन नेविगेशन के लिए। अब आते हैं इस सेकेंड मशीन पे जो यहाँ पे है। तो जैसे आप देख सकते हो एक एनालॉग की तरह है ये बेसिकली लाइट्स को कंट्रोल करता है ऊपर। सो ऊपर एक बड़ा सा बीम ऑफ लाइट है और ये नॉर्थ पोल जाता है, और कितने बार तो विंटर्स में जाता है जहाँ पे नॉर्थ पोल में टोटल अंधेरा होता है। तो उस टाइम पे ये जो बीम ऑफ लाइट है बहुत काम में आती है। फिर यहाँ पर है सारे कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स, ये लिटरली आप टेलीफोन्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। आप सुनकर शॉक हो जाओगे, सिर्फ इस आइस ब्रेकर को चलाने के लिए 200 लोगों का स्टाफ लगता है, इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, नेविगेशन स्टाफ एंड हॉस्पिटैलिटी स्टाफ। और टूरिस्ट कुछ बस अराउंड 120। तो सोचो, टूरिस्ट से ज्यादा तो स्टाफ होते हैं। एक आइस ब्रेकर चलाना एक मैसिव ऑर्केस्ट्रा चलाने जैसा होता है, सब कुछ एक ही रिदम में। बट पैराडॉक्सिकली जब आप कैप्टन्स ब्रिज में जाओगे, आपको वहां का माहौल अलग ही चिल्ड लगेगा। वियर्ड बात यह है कि हमें खुली छूट दी गई थी कि हम जब चाहे यहां पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो मैं खुलेआम डेक में घूम रहा हूं। क्या अगर मैंने गलती से कोई लीवर को पुल कर दिया तो? वेल, कुछ भी नहीं होगा। इस रूम में 3 प्रोपल्शन कंट्रोल बेस है, एक राइट साइड में, एक सेंटर में और एक लेफ्ट। और ये शिप मोस्टली लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रही थी और बाकी सब ऑटो मोड पर था। वहाँ पर एक मेन ऑपरेशन वहाँ से चलता है। वहाँ पे इंजन है जो अभी फिलहाल इंजन के कंट्रोलर को एक्टिव रखा है और बाकी सारी चीजें ऑटो पायलट पे चल रही है। सो एक ही सिस्टम को 3 बार क्यों दिया गया? वेल, रिडंडेंसी जो हर सिस्टम में है। बे 1 फेल्स, बे 2 टेक्स ओवर, बे 2 फेल्स, बे 3 फेल्स, देन वेल, इस जहाज को लिटरली हेड इंजीनियर के कैबिन से टेक ओवर किया जा सकता है। ये देखना, ये एक कंट्रोल बे का इंजन कंट्रोल है। अब प्रोपल्शन सिस्टम अगर थ्रस्ट देता है तो नेविगेशन समझो इसकी आंखें हैं जो डायरेक्शन बताती है, जिसके लिए कंपसेस होते हैं। बट एक बड़ी प्रॉब्लम है, नॉर्थ पोल के नजदीक मैग्नेटिक कंपस ऐसा बिहेव करते हैं, जिस वजह से कई ट्रैवलर्स पास्ट में गुम हो गए। कैसे नेविगेट करोगे जब फिजिक्स खुद ही कंफ्यूज हो जाए? और इसीलिए इस आइस ब्रेकर में एक नहीं बल्कि 3 पावरफुल कंपसेस हैं, मैग्नेटिक कंपस के साथ जायरो कंपस और सैटेलाइट कंपस। ये है आपका मैग्नेटिक कंपस। नॉर्थ पोल में आपको पता है मैग्नेटिक पोल्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं और मैग्नेटिक कंपस भी फ्लक्चुएट होता है, तो वो प्रॉपरली नहीं बताता है। बट ये जार कंपस इट्स अ ज्योग्राफिकल कंपस, ठीक है। तो ये उसका डिस्प्ले है बेसिकली। जो एक्चुअल जार कंपस है जिस पे ये शिप कनेक्टेड है वो यहाँ पे कहीं अंदर है, बट ये उसका डिस्प्ले है ताकि सेलर्स देख सके कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब बहुत लोग अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को सेम समझने की गलती करते हैं। दोनों अलग है। मैग्नेटिक कंपास आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के तरफ ले जाता है जो शिफ्ट होते रहता है और इस वक्त यहां पर कहीं है। बट जायरो कंपास अर्थ के एक्चुअल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की दिशा दिखाते हैं और इसीलिए ज्यादा रिलायबल होते हैं। और सैटेलाइट कंपास तो और भी ज्यादा रिलायबल होते हैं। मगर क्या अगर लेट्स से रास्ते में टाइटैनिक के केस की तरह कोई बड़ा आइस का पहाड़ आ जाए तो? उसके लिए ये रेडार इंटीग्रेटेड कंपासेस होते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहां ये सारे येलो डॉट्स बर्फ है। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना थिक बर्फ का कॉन्सेंट्रेशन, और ये आइस ब्रेकर उस बर्फ को जितना हो सके अवॉइड करता है। सो पहले हम वहां पे थे, वहां से हम देख रहे थे, और अब हम यहां पे आ चुके हैं नीचे। देखो वहां पे आपको रेडार्स वगैरह सब दिख रहे हैं कि जहां से रेडार्स मूव हो रहे हैं और वो डिटेक्ट कर रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज थ्रो करके कि कौन से जगह पे जाना है।
सो गाइज अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हम नॉर्थ पोल पे ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं. 89.59 आप वहां पे देख सकते हो. इट्स जस्ट देयर एंड वी आर जस्ट मैन्यूवरिंग टू गेट एग्जैक्टली ऑन 90 डिग्री. गाइस डॉट 90 डिग्री में हम पहुंच चुके हैं और ऐसा दिखता है नॉर्थ पोल ऊपर से, शिप के ऊपर से. सुबह के 3:10 का समय और ये नजारा देखो, एकदम surreal. भाई डर लग रहा है भाई, कोई चट्टान वट्टान फट गया तो. वही तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी. Just imagine if something cracks. Guys, we are at the North Pole. Welcome on the North Pole. Oh, hooray! ये है आर्कटिक का नॉर्थ पोल. जैसे आप देख सकते हो, वाइट रेगिस्तान, सफेद रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ. और आर्कटिक को लेकर बहुत कंफ्यूजन है. कुछ लोगों को लगता है कि आर्कटिक पूरा पानी है, कुछ लोगों को लगता है कि आर्कटिक लैंड है, और असल में ये फ्रोजन पानी है. तो मतलब एक्चुअली में पानी है, बट इतना ठंडा है यहाँ पर कि ये फ्रीज हो चुका है. राइट. तो जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको इसका एक छोटा सा टूर कराता हूँ कि अगर आप यहाँ पर होते तो आप क्या एक्सपीरियंस करते थे. आप जैसे देख सकते हो, इस मैसिव आइस ब्रेकर का जो एंकर है, ये मेरे ख्याल से इसका वजन टन्स में होगा. इतना मैसिव ये एंकर है. और नॉर्थ पोल की बर्फ का ये गोला, मैं इसको फील करना चाहूंगा. ओह, ये थोड़ा कापूस की तरह है. आओ माय गॉड. एक सडन रियलाइजेशन हिट हुआ कि मैं खड़ा तो हूं नॉर्थ पोल पर, लेकिन मेरे चारों ओर जहां तक भी नजरें जा रही है वो सब साउथ है. क्रेजी पैराडॉक्स, राइट. ये पूरे पृथ्वी का टॉप मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है. इसके नीचे सब कुछ साउथ है. नॉर्थ पोल में बर्फ गिरना स्टार्ट हो गया है. यहाँ पे 24 घंटे बर्फ गिरते रहते हैं, इसीलिए तो ये हाल है. एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, बर्फ गिरते वक्त, बर्फ गिरते हुए मैंने फर्स्ट टाइम देखा है लाइफ में. मेरा पूरा फेस है वो थोड़ा सा बर्न टाइप फील हो रहा है, सुन्न जैसा हो रहा है. हवाएं यहां पर इतनी तेज कि पहले 2 घंटे तो लिटरली मेरे फेस के मसल्स ही जकड़ गए और मुझे बोलने तक नहीं हो रहा था. यहाँ की ठंडी जो अब है, ये -10, -12 डिग्री है और अभी बढ़ने वाली है कुछ देर में. सो वेदर इज वेरी एक्सट्रीम. मैंने 3 लेयर्स पहना है. एक ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर. इस जगह ने कितने कम इंसानों को देखा है. तो मेरा ये रियलाइजेशन था कि नॉर्थ पोल को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं या नॉर्थ पोल हमें एक्सप्लोर कर रहा है. आई मीन, ये एक वीरान सुनसान इलाका है और पोलर बेयर्स हमें 16 किलोमीटर दूर से ही सूंघ सकते हैं. जिन 600 किलो के बड़े ब्लबर से भरे मॉन्स्टर्स को क्यूट मत समझना, हम इनके लिए परफेक्ट खाना है. गाइस, एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, पीछे देखो गनमैन आपको दिख रहे हैं. ये लोग ना कोने कोने में खड़े थे ताकि पोलर बेयर्स ना आ जाए, बिकॉज ये एरिया आपको पता है पोलर बेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा नोटोरियस है. हमने एक छोटी सी सेरेमनी रखी, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पॉइंट पर फोटोज खिंचवाए और लग गए इस सफेद जमीन को एक्सप्लोर करने के लिए. एकदम स्लोली, एकदम स्लोली स्लोली. ये अंदर जा रहे हैं ना. यहाँ पे हमें जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ये क्रिवास हो सकता है. क्रिवास का मतलब यहाँ पे आपने पाँव रखा और सीधा नीचे, राइट. हो सकता है पोटेंशियली. तो जगह जगह पे ऐसे क्रिवासेस, पोटेंशियली क्रिवासेस है. देखो वहां पे तो पानी भी है. ये जमीन है ही नहीं, ये पानी पर तैरता हुआ 10 फीट मोटा बर्फ है और इसके नीचे 4 किलोमीटर गहरा आर्कटिक ओशन. इमेजिन, नीचे सिर्फ डार्कनेस और डेप्थ. और इसी में मैं अब डाइव करने जा रहा हूं, जबकि मुझे स्विमिंग नहीं आती. जैसे ही मैं आर्कटिक ओशन के सामने आया, पानी की गहराई का अंधेरा देखकर मैं काफी नर्वस हो गया. एक तो ऑफ कोर्स स्विमिंग नहीं आती, और ऊपर से जस्ट कुछ समय पहले ही वहीं पर लोगों ने एक वॉलरस देखा था.
अब वॉलरस का मतलब जायंट सी एलिफेंट। ऊपर से कई लोग मुझे देख रहे हैं। अगर डूब गया और रस्सी खींचकर निकालना पड़ा तो समझ लो इज्जत लॉस अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर हो जाएगी। शिप में सभी को लौटने का मसाला मिल जाएगा, जैसे कुछ लोगों के साथ हुआ भी। बस 10 सेकेंड्स थे मेरे पास ये डिसाइड करने को कि कूदूं या गिव अप कर दूं, और उसी पल मैंने ये ठान लिया कि ये करके ही रहेंगे चाहे जो भी हो जाए, और मैं कूद पड़ा। जैसे ही मैंने डाइव किया, एक झटके में ऐसा फील हुआ जैसे एक साथ 1000 टाइनी नीडल्स शरीर में चुभ रहे हो। हार्ट बीट्स एकदम से तेज हो गए और मैं ऑलमोस्ट पैनिक मोड में चला गया, जिस वजह से मैं हाथ पैर मारने लगा। और फिर जैसे मैं बाहर आया, फ्रीजिंग पानी और झटके की वजह से मेरा शोल्डर बुरी तरीके से क्रैम्प कर गया था, जो दर्द कई हफ्तों तक रहेगा। अच्छा, पानी मुझे एक बार के लिए बेरेबल लगा, मगर बाहर जब आप निकले उसके बाद इतनी ठंड लगती है, वो लिटरली अनबेरेबल है मेरे हिसाब से। मगर इस एक्सपीरियंस के बाद आई वॉज लिटरली ऑन क्लाउड 9। ये मेरे लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह था, जिसने मेरे दिमाग को एकदम खोल दिया। मुझे डीप लेवल पर यह रियलाइज करवाया कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना चाहिए, क्योंकि मेंटल ग्रोथ लाइज आउटसाइड द सेफ जोन। इस एक्सपीरियंस के बाद मेरे बाउंड्रीज लिटरली रीडिफाइन हो चुके हैं। अब मैं खुद से कई ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगा हूं, बिकॉज आई नो आई कैन ग्रो मोर एंड बी मोर। बड़े चैलेंजेस से डरे बिना हेड ऑन फेस करके, इवन अगर आप फेल हो गए, आपकी हिम्मत 10 गुना बढ़ जाती है। मेरे लिए ये अपने इंस्टिंक्ट्स की बाउंड्रीज को तोड़कर फिजिक्स और बायोलॉजी के बाउंड्रीज को छूकर आना था। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट मींस बीइंग अ साइको। वी ट्रस्ट साइंस एंड वी डू क्रेजी थिंग्स। पोलर डाइव के बाद मुझे अचानक से उस रात आइस ब्रेकर में बहुत गर्मी लगने लगी, जैसे मेरा बॉडी अब इस न्यू रीजन के लिए अडेप्ट हो रहा हो, विच वॉज वियर्ड, क्योंकि हम द नॉर्थ पोल पर थे। कुछ घंटे पहले मुझे बात करने तक नहीं हो रहा था और अब पसीने छूट रहे थे। वेल, ये बॉडी का एक नेचुरल एडेप्टिव रिस्पॉन्स है। ब्राउन फैट एक्टिवेशन, मेटाबॉलिज्म स्पाइक हो जाता है, कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है। होम्योस्टेसिस का एक परफेक्ट एग्जांपल है। उसी रात वापस आते वक्त देखो हमने क्या देखा। द मैजेस्टिक बीस्ट ऑफ द आर्कटिक, द पोलर बेयर, एवोल्यूशन का मास्टरपीस। मगर अजीब बात यह है कि प्रकृति ने जिसे यहां पर सरवाइव करवाने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स का समय लिया, इंसानों ने साइंस यूज करके सिर्फ 160 सालों में यह करके दिखा दिया। नाउ दैट्स द पावर ऑफ साइंस एंड अ साइको माइंडसेट। आवर इंस्टिंक्ट्स लिमिट अस, बट साइंस सेट्स अस फ्री। मैं सिर्फ एक आम सा क्रिएटर था जो दुनिया को स्क्रीन पर दिखाता था, और आज नॉर्थ पोल के सफेद कैनवस पर देश का तिरंगा लगाकर मैंने ये महसूस किया कि साइंस को अपनी लाइफ में यूज करने का माइंडसेट आपको वाकई में दुनिया के टॉप पर लेकर जा सकता है। बहुत ही कम लोग इतिहास में नॉर्थ पोल तक पहुंच पाए हैं, एंड आई फील प्राउड टू बी वन ऑफ देम।